तो चलिए अब हम लोग फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा के देखते हैं। सपोज ये एक टेबल है और हमारे पास एक रोप है। क्या है? एक रोप है। रोप इस तरह से लटका हुआ यूनिफॉर्म रोप है। इसका मास 8 kg है और लेंथ 2 मीटर है। सपोज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.2 है। क्वेश्चन इज फाइंड x for which rope is about to slip. If rope is about to slip, this is the rope, then how much portion of the rope, कितना पोर्शन रोप का लटका हुआ होगा वो हम लोग को बताना है। इस रोप का टोटल मास 8 kg है और लेंथ 2 मीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन सिमिलर है, जो पहले हम लोग कर चुके हैं उसी के जैसा है। मान लेते हैं कि ये x है तो ये लेंथ 2 - x होगा, है ना। अब देखिए अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 - x के जैसा होगा और इधर लटका हुआ दूसरा ब्लॉक होगा और जिसका मास ऑब्वियसली यहाँ पे पुली जैसा बना सकते हैं हम लोग, x के जैसा होगा, है ना। ये 2 - x के जैसा मास हो गया, ये x के जैसा मास हो गया और ये म्यू जो है वो 0.2 है। इफ इट इज अबाउट टू स्लिप वी हैव टू फाइंड कि ये x कितना होगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इन x का क्या मास है, 2 - x का क्या मास है, ये तो हमने लेंथ लिख लिया ना। तो हम लोग को मास पर यूनिट लेंथ भी निकाल लेना होगा। 2 मीटर का मास जो है वो 8 kg दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यूनिट लेंथ का यानी 1 मीटर का मास जो होगा वो 4 kg होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 kg पर मीटर है। तो 4 kg पर मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको हमने x मीटर माना है और इसको 2 - x मीटर माना है। तो ये x मीटर हो गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मास हो जाएगा, और 2 - x मीटर हो गया, इंटू अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मास हो जाएगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग को x निकाल लेना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए पहले इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4x, यही इसका मास है ना। तो नीचे हो गया 8 - 4x इंटू जी। अभी जी के टर्म्स में लिखते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि एक्स के टर्म्स में है तो 10 पुट करेंगे तो बड़ा सा नंबर सब आने लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया और इधर फ्रिक्शन है, इधर टेंशन टी है। अगर अबाउट टू स्लिप है तो अभी पूरे बॉडीज जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में। ये एक्स है तो इसका मास 4x हो गया और ये 4xg इसका mg हो जाएगा और ऊपर इसका टेंशन t होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन को 4xg के इक्वल लिखा जा सकता है, और अगर इक्विलिब्रियम है और टेंशन को 4xg के इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा उसको समझिए, है ना। अब इसको यहाँ लिखते हैं। पहले हम टेंशन को t इक्वल्स टू 4xg, ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसको देख रहे हैं, ये टेंशन जो है फ्रिक्शन के बराबर होगा। टेंशन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के। टेंशन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग का, क्योंकि सिचुएशन है वो अबाउट टू स्लिप है, तो अबाउट टू स्लिप होगा तो ये एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर अबाउट टू स्लिप आ गया तो ऑब्वियसली एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगा। और यहाँ पे टेंशन की जगह 4xg लिख सकते हैं और एफ एस मैक्सिमम की जगह म्यू इंटू एन, या म्यू यानी 0.2 इंटू एन। एन कितना होगा? 8 - 4xg, है ना। तो 8 - 4x इंटू जी, ये आएगा। अब देखिए बस इसको कैलकुलेट कर लेना है हम लोग को।
तो 4xg इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.2 दैट इज 1.6 माइनस 4xg इंटू 0.2, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 0.2 0.8 आ जाएगा, तो 0.8xg ये आ जाएगा। और फिर जब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4.8xg इज इक्वल्स टू 1.6, है ना, ये आ गया है ना। आई होप कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। अब g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू तो 10 है, x निकालना है हम लोग को, x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 4.8 इंटू 10, ये आ जाएगा, यही है ना। लेकिन इसमें भी g मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो g यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 g हो जाएगा, g से g तो कट ही जा रहा है ना, तो ये तो आना नहीं है। ठीक, 1.4xg यहाँ भी g होगा, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 मीटर। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या 1/3 मीटर पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है जिसमें ये जाने लगेगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो 4/3 kg हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 4/3, 8 माइनस 4/3 तो 20/3 है ना, 20/3। अच्छा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 4/3 इंटू जी, है ना। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन देखें तो 20/3 इंटू जी होगा, और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4/3 इंटू जी, जो कि इक्वल आ रहा है। तो इट शोज कि हाँ उस समय ये अबाउट टू स्लिप होगा, एंड हेंस दिस आंसर इज करेक्ट। सो जो लेंथ 1/3 लेंथ यहाँ होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द लेंथ यहाँ होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द लेंथ कितना हो गया, तो 2 माइनस 1/3 दैट इज 5/3 मीटर ऊपर रहेगा और 1/3 मीटर लटका हुआ रहेगा, तो रोप विल बी अबाउट टू स्लिप, रोप जो होगा वो स्लिप होने वाला होगा। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस उसमें कैलकुलेशन करना रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, है ना। फ्रिक्शन के साथ इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन के साथ क्या, इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन with friction। मतलब वी हैव टू स्टडी अबाउट कि ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन विथ फ्रिक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो उसको देखने के लिए, है ना, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। सपोज कि ये इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे और एक ब्लॉक ले लेते हैं, ये ब्लॉक है और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। अभी ये इंक्लाइंड नहीं है, अभी एकदम प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इंक्लाइंड ये तब होगा जब ये ऐसे रखेंगे, ठीक। तो जब हम लोग इसको टिल्ट करना शुरू करते हैं, जब हम लोग इसको इंक्लाइन करना शुरू करते हैं, तो शुरू में तो ये अभी रेस्ट में है, 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 और धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसा एंगल आता है, एक ऐसा एंगल आता है जिस एंगल पे ये जस्ट स्लिप होने वाला है, जस्ट स्लिप होने वाला है, और इस पे जस्ट इसके बाद फूंक कोई दे तो ये स्लिप हो जाता है, हो जाता है। ऐसा एंगल जो है, इसी का बहुत स्पेशल नाम है और उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं,
एंगल ऑफ रिपोज। तो अब हम लोग वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात थी। एक ऐसा मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये वो थीटा है जिस पे ब्लॉक स्लिप होने वाला है। इससे अगर थोड़ा छोटा होगा थीटा तो स्लिप नहीं करेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो उन सारे कंडीशंस को देखेंगे, एक एक करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा नॉट है, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अभी तक आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं और दूसरा हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि वो मिनिमम एंगल जिस पे पुलिंग जो है सबसे आसान है, वो दो एंगल, उसका हालांकि कोई नाम नहीं है सेकंड वाले एंगल का, लेकिन वो भी स्पेशल आता है, उसमें भी tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आता है। अब देखिए इस केस में क्या है, ये है एंगल ऑफ रिपोज। अगर इसको डिफाइन करना हो क्या कहेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन at which block is about to slip is called angle of repose. Minimum angle of inclination at which block is about to slip is called angle of repose. So let us denote that angle of repose by theta naught. तो अगर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को थीटा नॉट से डिनोट करेंगे तो क्या होगा समझिए। हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, इस ब्लॉक का। ये m है, नीचे फोर्स लगेगा mg, ठीक। एक हम लोग डायरेक्शन इसमें दिखा लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा डायरेक्शन दिखा लेते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक। जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, और क्योंकि इसका मोशन का टेंडेंसी नीचे है तो फोर्स लगेगा ऊपर, फोर्स लगेगा ऊपर। अच्छा, मोशन का टेंडेंसी नीचे है क्यों, किस फोर्स की वजह से है, तो अगर वो निकालने की कोशिश करें हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर ये एंगल है थीटा नॉट तो ये भी एंगल होगा थीटा नॉट, और इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा, क्या आ जाएगा mg कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, है ना। थीटा नॉट लगा लेते हैं, स्पेसिफिक एंगल है। और ये है नॉर्मल रिएक्शन। आप चाहें तो r लिख लें, आप चाहें तो n लिख लें। ये mg बुरी तरह से ब्रेक हो चुका, मतलब टूट चुका है, ठीक है, मतलब ये खत्म है। mg कॉस थीटा नॉट है, mg साइन थीटा नॉट है, mg नहीं है, mg खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि क्या हम लोग यहां नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा नॉट, यस और नो। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा नॉट, क्योंकि ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा नॉट, और उस समय फ्रिक्शन जो होगा क्या एफएस मैक्सिमम के बराबर हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा भाई। रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हैज बिकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो F इक्वल्स टू एफएस मैक्स। और उस समय ये दोनों जस्ट एक दूसरे को बैलेंस करके रखा होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं F इक्वल्स टू mg साइन थीटा नॉट, और F को एफ एस मैक्स लिखेंगे, यानी कि म्यू एस इंटू एन लिखेंगे। यहां का हमने मान लिया है म्यू, तो म्यू इंटू एन लिखेंगे, तो F की जगह लिख लो म्यू इंटू एन, एन को क्या लिख लो mg cos थीटा नॉट, म्यू की जगह एन की जगह लिख लो mg cos थीटा नॉट इक्वल्स टू mg साइन थीटा नॉट। क्या आ गया, इक्वल टू mg साइन थीटा नॉट। mg कट जाएगा कि नहीं,
बताओ भाई, एमजी कैंसिल, क्या आ गया? फाइनल एक्सप्रेशन अपना आ जाता है tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू, tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू। ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। क्या हो गया ये? एंगल ऑफ रिपोज। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू। ये है एंगल ऑफ रिपोज का फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज अबाउट ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। एकदम इंट्रोडक्शन है, जल्दी से लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ और स्पेशल कंडीशंस देखते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप, आई होप आपने बना लिया होगा। चलिए, अब हम लोग के पास दो केसेस आ गए। केस वन में थीटा लेस देन थीटा नॉट हो, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो हो वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो। तो अगर इसको यहां पे रखेंगे, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा और वो आराम से बैठा रहेगा। इसलिए आप देखते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देखे थे कि जब थीटा लेस देन थीटा नॉट है तो आराम से बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसको भाई, फ्रिक्शन इसको बचा के रखा हुआ है। अभी फ्रिक्शन जीरो, अभी फ्रिक्शन लग रहा है और बचा के रखा हुआ है। और जब बहुत बड़ा एंगल कर देते हैं तो देख रहे हैं हम लोग कि ये एक्सेलरेट कर जाता है। तो वो एक्सेलरेशन कितना है उसके बारे में भी थोड़ा देख लें। तो केस 1 तो हमने देख लिया, अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 में हम लोग ले लेते हैं थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, इस तरह का कुछ सिचुएशन है ना, थीटा काफी बड़ा है, ब्लॉक को ऐसे रखा, तो आप सोचिए क्या होगा। नीचे एमजी लगेगा, नीचे एमजी लग गया। इसके बाद ऑब्वियसली इधर जैसा हमने ब्रेक किया था एमजी साइन थीटा होगा, है ना, एमजी साइन थीटा होगा। और इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन और इधर f। तो यहां पे जो f होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर समय आप देखते हैं कि म्यू के और म्यू एस को हम लोग इक्वल ले लेते हैं, और म्यू के इक्वल्स टू म्यू एस इक्वल्स टू म्यू अगर ले लेंगे तो f जो अभी लग रहा होगा वो म्यू इंटू एन लग रहा होगा, यानी म्यू इंटू mg cos थीटा लगेगा। ये फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, और नीचे mg sin थीटा। कौन सा फोर्स बड़ा है? ऑब्वियसली अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है तो इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो गया, रिलेटिव स्लिपिंग हो गया, है ना, रिलेटिव स्लिपिंग हो गया। इस समय स्लिपिंग का टेंडेंसी है पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। जब थीटा को थीटा नॉट के बराबर कर देते हैं तो वो होता है रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। और जब रिलेटिव स्लिपिंग हो गया मतलब थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है भाई साहब, तो f इक्वल्स टू म्यू एन, यानी f इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और इधर म्यू f इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, और इधर mg साइन थीटा लग रहा है। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली mg साइन थीटा बड़ा होगा। तो किधर एक्सिलरेशन होगा? इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन होगा। तो ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और m जब काट देगा m को तो एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। a इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये है ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन विथ फ्रिक्शन में अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा। लेकिन ये तो तब है जब हमने रख दिया, केवल क्या कर दिया? रख दिया।
अच्छा आप देखिए, अगर यहीं पे म्यू को 0 कर दें, फ्रिक्शनलेस हो, तो ये खत्म हो गया, और एक्सेलरेशन जी साइन थीटा जो नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पे होता है, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो अगर ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो स्लो डाउन होता है। नॉर्मली ऐसे फ्रिक्शनलेस अगर होगा तो भी वो स्लो डाउन होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर चढ़ रहा है तो स्लो होगा। लेकिन फ्रिक्शन होगा तो वो डबल स्लो होगा। तो अगर ऊपर की ओर वेलोसिटी दे दें तो क्या होगा, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और अब हम लोग देखेंगे ब्लॉक थ्रोन अपवर्ड टू द इंक्लाइन। उसके बारे में देखेंगे कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा या उसका रिटार्डेशन क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो यहां एंगल ऑफ रिपोज की बात नहीं होगी। थीटा रखेंगे, ब्लॉक को ऊपर की ओर वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, तीनों केसेस में सेम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इसमें देता है, ठीक है, क्योंकि अपोज तो तीनों में से करेगा ना। नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, इधर आपका mg साइन थीटा आएगा और इधर आएगा mg कॉस थीटा, यही होगा। फ्रिक्शन भी इस बार पीछे की ओर ही लगेगा, तो फ्रिक्शन इस बार mg साइन थीटा के साथ है। वेलोसिटी इधर दिया गया है, वेलोसिटी को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं ड्रॉ करते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो फ्रिक्शन और mg साइन थीटा इस बार साथ में है, और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो इस बार मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा और माइनस फ्रिक्शन लेंगे। और क्योंकि मोशन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली म्यू इंटू एन लेना होगा। तो माइनस mg साइन थीटा और माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ये होगा। और एक्सेलरेशन अगर आप फाइनली निकालिएगा तो वो आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये होगा एक्सेलरेशन, चाहे कुछ भी हो, थीटा लेस देन थीटा नॉट हो, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट हो, या थीटा इक्वल टू थीटा नॉट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन का यही वैल्यू होगा। लेकिन मोशन अलग अलग तरह से होंगे। अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट होगा, ठीक है, इसमें देख लेते केस 1। अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट है तो क्या होगा, ये जाएगा ऊपर जाके किसी एक हाइट पे रुक जाएगा, ठीक, और रुका ही रह जाएगा, वहीं पे रुका रह जाएगा। क्यों रुका रह जाएगा, क्योंकि ऊपर तो गया लेकिन अब नीचे आने का कोई इसके पास चांस नहीं है। थीटा लेस देन थीटा नॉट है, नीचे आने के लिए उसको एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन चाहिए। तो पहला केस में ये जाता है और रुक जाता है, स्टॉप्स, ठीक। सेकेंड, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट होगा तो ये भी जाएगा और रुक जाएगा जब तक ऊपर से कोई फूंक ना मार दे। अगर फूंक कोई मार देगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, लेकिन अगर फूंक मारना कंडीशन रहा तब तो आएगा ना, अगर नहीं रहा कंडीशन तो रुका रहेगा। और थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, गोज अप एंड कम्स डाउन, गोज अप एंड कम्स डाउन। तो डाउन आता है पिछले एक्सेलरेशन से, जो एक्सेलरेशन लास्ट वाले अभी इससे जस्ट पहले हमने एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट किया, उस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए जो रिटार्डेशन होगा वो तीनों केसेस में माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा यही आएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए तो ये हो गया, आई होप। चलिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये थीटा है, यहां पे हमने एक
मास m रखा है, यहां पे एक पुल्ली है और यहां लटका दिया हमने m डैश, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ m डैश, फाइंड रेंज ऑफ m डैश फॉर विच m does not slip over the incline. तो m इस इंक्लाइन के ऊपर स्लिप ना करे, उसके लिए m डैश का क्या रेंज होना चाहिए वो निकालना है। इसमें हम लोग को दो केसेस कंसिडर करने हैं। फर्स्ट केस जब थीटा लेस देन थीटा नॉट होगा तब, और दूसरा केस जब थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट होगा तब, ठीक है। ये दोनों केसेस कंसिडर करने हैं, तो हम लोग एक एक करके दोनों को बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट केस। पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों m का रेंज होगा, या क्यों m डैश का एक रेंज आएगा जिसके लिए m स्लिप ना करे। तो आप सोचिए अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट हो तो मिनिमम m डैश कितना रखें कि वो आराम से रेस्ट पे रहे। तो मिनिमम m डैश जो होना चाहिए, m डैश मिनिमम 0 होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे थीटा जो है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है, वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। तो ऐसे भी जो इस पे रखा हुआ ब्लॉक है उसमें कोई टेंडेंसी मोशन का नहीं है, या ये कहेंगे मोशन का टेंडेंसी है पर फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है उसको रोके रखने के लिए, उसको किसी बाहरी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसीलिए m डैश मिनिमम 0 भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टेंडेंसी होगा, अगर मान लीजिए इसको 0 कर देंगे, इसमें टेंडेंसी होगा नीचे आने का, लेकिन फ्रिक्शन क्या रोक पाएगा? एकदम आराम से रोक पाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, ठीक। तो m डैश मिनिमम इसमें 0 हो गया। लेकिन m डैश मैक्सिमम कितना होगा? तो m डैश मैक्सिमम कैसे निकालेंगे और वो क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगा कि m डैश मैक्सिमम पे वो रेस्ट में रहे? देखिए, अभी फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए, इसलिए m डैश के मिनिमम वैल्यू की कोई जरूरत नहीं हुई। लेकिन अब हम m डैश को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा? फ्रिक्शन घटता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को जरूरत नहीं लगेगा इसको रोकने के लिए, जरूरत ही नहीं लगेगा कि हाँ कोई हमको फोर्स लगाने की जरूरत है ना। फ्रिक्शन को लगेगा कि कम फोर्स लगाने की जरूरत है, वो कम लगा देगा, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, ज्यादा लगा देगा। यही होता है ना। तो फ्रिक्शन कम लगाए, ज्यादा लगाए, डिपेंडिंग ऑन कि m डैश अपना वैल्यू बढ़ा रहा है घटा रहा है। तो आप सोचिए कि एक समय ऐसा आया, m डैश बढ़ाता गया, फ्रिक्शन बोला कि मेरी जरूरत नहीं है, तो वो अपना फोर्स कम करता गया। तो एक ऐसा समय आएगा ना जब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं हो रोकने के लिए, अकेले m डैश ही काफी हो जाए m को रोकने के लिए। हाँ, ऐसा आ सकता है। तो बीच में वो फोर्स कौन सा होगा उसको सबसे पहले निकाल के देखते हैं, ठीक। तो इसके बीच में m मिनिमम और m मैक्सिमम से बीच में एक ऐसा m आएगा जिसपे m अपने आप सफिशिएंट होगा इसको बैलेंस करने के लिए। ऐसा कब होगा? देखिए, बहुत आसान है इसको निकालना। अगर m डैश अकेला सफिशिएंट है m को स्लिपिंग से बचाने के लिए, तो उस समय फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0। तो m का इधर तो लग गया mg और इधर लग गया mg साइन थीटा, यस और नो, और इधर लग गया टेंशन T, इधर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, और इधर आ गया mg कॉस थीटा, है ना। ये तो लगातार करते ही जा रहे हैं, mg कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। हाँ, ये खत्म हो गया, mg खत्म हो गया। तो अब बताना भाई कि अगर ये रुका हुआ है तो टेंशन कितना होगा? mg साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, इसके ब्लॉक, इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, m डैश के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो टेंशन ऊपर है, m डैश g नीचे है। अगर दोनों अकेले इक्विलिब्रियम में हैं तो इसका टेंशन इसके बराबर, इसका टेंशन इसके बराबर, तो या इसका ये मतलब हुआ कि ये फोर्स इसके बराबर। तो हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं कि m डैश g इक्वल्स टू mg साइन थीटा। समझ रहे हैं? m डैश g इक्वल्स टू mg साइन थीटा, g से g कैंसिल हो जाएगा, और m डैश का क्या वैल्यू आ गया? वो आ गया m साइन थीटा, m साइन थीटा। तो अगर हमारे m डैश का वैल्यू m साइन थीटा के इक्वल होगा, अगर हमारे m डैश का वैल्यू किसके बराबर हुआ? m साइन थीटा के इक्वल हुआ, तब तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो 0 है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है इसको रोकने के लिए।
इससे पहले एम का वैल्यू, एम डैश का वैल्यू एम साइन थीटा से जो कम था, उस समय फ्रिक्शन किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, क्योंकि ये उतना सफिशिएंट टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था इसको रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन उसको हेल्प करने के लिए पीछे लग रहा था। अब इस समय जब एम डैश का वैल्यू एम साइन थीटा है, इस समय फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं, फ्रिक्शन आराम कर रहा है। लेकिन अब एम डैश के वैल्यू को बढ़ा दें, एम डैश के वैल्यू को क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, एम डैश के वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो अचानक से फ्रिक्शन जगेगा। क्या होगा, अचानक से फ्रिक्शन जगेगा, बोलेगा अरे ये तो मुझे आराम करने के लिए बोल रहा था, है ना, शुरू में ये 0 था, मैं अपना पूरा मैक्सिमम लगा के या जितना जरूरत था उतना लगा के इसको रोके हुए था, और इसके बाद इसने कहा कि फ्रिक्शन भाई आराम कर लो, फ्रिक्शन भाई तुम आराम कर लो, मैं संभाल लूंगा, और इसने अपना वैल्यू बढ़ाया, वैसे वैसे मैंने अपना वैल्यू घटाया, घटाता गया, और जब एम डैश का वैल्यू एम साइन थीटा हो गया, मैं पूरा आराम करने लगा, मैं पूरा आराम से सोने लगा। क्यों सोने लगा, क्योंकि ये अकेला ही, ये जो मेरा दोस्त था वो अकेला ही काफी था इसको बचा के रखने के लिए, और मेरा तो वही मन है कि ये जिसके साथ कांटेक्ट में है वो उसके साथ कांटेक्ट से छूटे नहीं, वो जिसके साथ कांटेक्ट में है वो उसके साथ कांटेक्ट में रहे, दोनों का दोस्ती बना रहे, यही तो मेरा मन था, ये मन पूरा कर रहा था, तो मैं आराम कर रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एम डैश का वैल्यू और बढ़ गया, और जब बढ़ने लगा तो फ्रिक्शन ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने धोखा दिया है, तुमने कहा था कि मैं रोक के रखूंगा, लेकिन तुम तो उधर भगा रहे हो, नीचे भगाने से रोकना था, अपनी तरफ खींचना थोड़ी था। तो फ्रिक्शन अचानक से गुस्सा हो गया और फ्रिक्शन लगने लगा उसके ऑपोजिट में। तो अब इसके बाद अगर एम डैश का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन लगने लगेगा उसके ऑपोजिट, मतलब जिधर लग रहा था उसके ऑपोजिट, क्योंकि एम का अब मोशन का टेंडेंसी हो जाएगा उधर, फ्रिक्शन लगने लगेगा इधर, ठीक है। और अब एम डैश बढ़ाता जाएगा, अपना वैल्यू बढ़ाता जाएगा, फ्रिक्शन भी उसको रोकने के लिए बढ़ाता जाएगा, लेकिन एम डैश के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, फ्रिक्शन के बढ़ने का एक लिमिट है। तो जब एक ऐसा समय आएगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल पहुंच जाएगा, उस समय रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला होगा, और उसके बाद एम डैश का वैल्यू जरा सा भी बढ़ जाए तो फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा और मोशन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो वो एम डैश जो होगा वो मैक्सिमम एम डैश होगा, जिसके लिए स्मॉल एम रेस्ट में होगा। तो उस समय हो क्या रहा होगा, सोचिए, उस समय इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो अपना मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, एफ एस मैक्सिमम पे होगा। तो चलिए अब उसके लिए सोचते हैं, है ना, इसी फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग उसके हिसाब से अब मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब मोशन जो है ऊपर की ओर है, फ्रिक्शन जो है नीचे की ओर है, इस फ्रिक्शन को मिटा दिए। इतना तक तो वही है। अब इसमें हम लोग एक काम ये करते हैं कि फ्रिक्शन इधर लगा देते हैं, एफ एस मैक्सिमम। कितना लगा दिए, एफ एस मैक्सिमम। बाकी सब कुछ सेम है, टेंशन अभी भी एम डैश जी के बराबर होगा। तो एम डैश मैक्सिमम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो अभी भी एम डैश जी इक्वल्स टू टेंशन टी है, क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम है। T इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम हो गया, तो T इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम को क्या लिख लें भाई, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा लिख लें, कोई दिक्कत है क्या, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा लिख लें, कोई दिक्कत है क्या। तो T इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। क्या दोनों टी आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हैं। तो क्या एम डैश जी को यहां रख दिया जाए, रख देते हैं भाई साहब। तो एम डैश जी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। और ये जब आ गया, बस इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोगों को जी कैंसिल कर देना और एम डैश का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा। एम डैश इक्वल्स टू एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग केस 2 डील करेंगे, तब तक पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड केस को देखते हैं, है ना। आई होप आपने ये बना लिया होगा। अब देखिए सेकेंड केस में क्या डिफरेंस होगा।
बस मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकेंड केस में ऊपर की ओर जाते समय मैक्सिमम एम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम सिचुएशन बनेगा। लेकिन सेकेंड केस में, केस 2 में, जब थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है, तो सेकेंड केस व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, इन दिस केस एम मिनिमम विल नॉट बी जीरो। एम मिनिमम जो होगा वो जीरो नहीं होगा, वो एक वैल्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब थीटा जब ग्रेटर देन थीटा नॉट है, क्या फ्रिक्शन अकेला रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। और अगर फ्रिक्शन अकेला नहीं रोक पाएगा तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है कि नहीं? फ्रिक्शन बोलेगा भाई साहब प्लीज मदद कर दो यार, बिना तुम्हारे मदद के कहां से हम लोग रोक पाएंगे इसको। तो फ्रिक्शन की मदद करने के लिए एम डैश को थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, एम का भी और एम डैश का भी, है ना। आसान फ्री बॉडी डायग्राम है, जो कॉन्सेप्ट पिछले में लगा था वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए मास m है, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो गया mg साइन थीटा, इधर हो गया टेंशन T, फ्रिक्शन, टेंशन T भी चाहिए और फ्रिक्शन भी चाहिए। और अगर एम डैश मिनिमम होना चाहिए तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे, उसके बाद बोले भाई साहब 2 न्यूटन कम हो रहा है तुम लगा दो, तो वो लगा देगा, है ना। तो ये तो मैक्सिमम होना चाहिए ही। अब क्या करें, क्या इक्वेशन में अंतर आ जाएगा? इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना ही लेते हैं यहीं पर, एम डैश के लिए। तो एम डैश, इसके लिए हो गया एम डैश जी, और ऊपर हो गया टेंशन टी। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे भी एम डैश जी इक्वल्स टू टेंशन टी, और इसके लिए बस थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, वो होगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू टी प्लस एफ एस मैक्सिमम, यानी म्यू इंटू एन, और एन क्या होगा भाई साहब? एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एन, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई साहब? तो टी का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से पहले, है ना। तो टी कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। और अब देखिए इस टी की जगह पे अगर एम डैश जी रखेंगे, जी जी कट जाएगा, और एम डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? तो एम डैश का वैल्यू आ जाएगा एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा, म्यू एम कॉस थीटा। अब देखिए मैक्सिमम में एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा आया था, और मिनिमम में एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा आया। बस इतना ही अंतर है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैक्सिमम केस 1 और केस 2 दोनों के लिए सेम होगा। मिनिमम में चेंज आएगा, 0 से लेके एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा होगा केस 1 में, और एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा से एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा होगा केस 2 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, है ना। इसमें कुछ ज्यादा कॉपी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना। हम चाहें तो कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, एम 10 kg है,
ये एम डैश है, म्यू का वैल्यू 0.4 है, एक काम करते हैं 0.5 है। फाइंड द रेंज ऑफ एम डैश फॉर विच एम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग को देखना है कि थीटा लेस देन थीटा नॉट है या थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है, ये देखना है। कैसे चेक करेंगे भाई? देखिए बहुत आसान है। हम लोग बेसिकली, अच्छा नॉट नीचे रहेगा ना, पावर 0 नहीं तो लगेगा। बेसिकली हम लोग को देखना है tan थीटा लेस देन tan थीटा नॉट है या tan थीटा ग्रेटर देन tan थीटा नॉट है ना, यही चेक करना है, ये चेक करना है भाई। तो tan थीटा नॉट क्या होता है? tan थीटा नॉट म्यू होता है, तो 0.5 आया, यानी 1/2 आया। और tan थीटा क्या है? तो 1/√2 आया, 1/√3 सॉरी, है ना, 1/√3। तो अब दोनों में से कौन बड़ा है? तो आपको पता है कि 2 इज ग्रेटर देन √3, तो 1/2 मस्ट बी लेस देन 1/√3, 1/2 मस्ट बी लेस देन 1/√3। तो अगर ऐसा है, ये बड़ा है, यानी tan थीटा जो है वो ग्रेटर देन है tan थीटा नॉट से, और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ग्रेटर देन है थीटा नॉट से, और इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे दोनों रेंज आएंगे। एम डैश का मिनिमम वैल्यू आएगा जो 0 नहीं होगा, और एम डैश का मैक्सिमम वैल्यू भी आएगा। तो चलिए उसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, वो सॉल्यूशन का पार्ट है तो उसको रहने दे रहे हैं। यहाँ पे तो बस ये लिखे थे कि थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है या थीटा लेस देन थीटा नॉट है, वो चेक करना होगा। अब अगर आप याद रख पाए तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। m साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा से लेके m साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा, बस इतना ही तो पुट करना है। अब इस वैल्यूज को पुट कर लीजिए, काम हो गया। अगर वहीं पे थीटा लेस देन थीटा नॉट होता तो हम लोग आसानी से 0 से लेके m साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा लिख लेते, है ना। तो ये न्यूमेरिकल अगर बनाना हो, ये याद है तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें भी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, कि इसको कितना एक्सेलरेशन दें कि ये स्मॉल ए इस वेज पे स्लिप ना करे, है ना। तो फाइंड द रेंज ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द रेंज ऑफ acceleration for which small m does not slip over the wedge। ये बताना है भाई, रेंज ऑफ एक्सीलरेशन बताना है कि वो वेज के ऊपर स्लिप ना करे। ठीक, मतलब दोनों साथ साथ जाएं, दोनों का एक्सेलरेशन होगा लेकिन साथ साथ जाएं। आप याद करिए, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्मूथ सरफेस के लिए हमने ये निकाला था तो a इक्वल्स टू जी टैन थीटा आया था। वो एक एग्जैक्ट वैल्यू था, उस पे अगर एक्सेलरेट कराते हैं तो ये बिना स्लिप किए आगे बढ़ता है, लेकिन यहां पे रेंज ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक, यहां भी दो केसेस बन सकते हैं, थीटा लेस देन थीटा नॉट और थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। पर आपको याद होगा अभी अभी जो हमने बनाया उस एक्सपीरियंस से कि मैक्सिमम तो दोनों का सेम आएगा, मिनिमम थीटा लेस देन थीटा नॉट में 0 ही आता है। ठीक, तो थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट निकाल लेते हैं, उसका जो रेंज होगा मिनिमम तो इसका अपना होगा, मैक्सिमम दोनों का होगा, और थीटा लेस देन थीटा नॉट के लिए
मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम जो इसके लिए निकालेंगे वही, है ना। तो हम लोग निकालेंगे इसके लिए, ठीक, और इसके लिए भी वो अपने आप निकल जाएगा 0 एंड मैक्सिमम वाला रेंज उठा लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को करना है। तो मैक्सिमम वाले के लिए करते हैं, मिनिमम वाले के लिए भी करेंगे फॉर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है, मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो वैसे केस में क्या सिचुएशन होगा उसको समझिए। अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है तो ए मिनिमम अगर रखिएगा, मान लीजिए 0 रखते हैं, तो क्या होगा, वो नीचे स्लिप करेगा, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ए दे देते हैं तो स्यूडो फोर्स की वजह से वो रुक सकता है ना। तो एक ए मिनिमम भी आएगा, ए मैक्सिमम भी आएगा, तो दोनों निकालेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहला थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट में ए मिनिमम निकालते हैं। तो ए मिनिमम अगर है तो किधर गिरने का टेंडेंसी है, नीचे, ठीक। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। सबसे पहले ब्लॉक बनाइए, नीचे mg, इधर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन, ठीक, और बाकी कुछ है नहीं, इधर आ जाएगा। अच्छा, ब्रेक कैसे करेंगे वो भी सोचना होगा, तो रुक जाते हैं अभी। इधर स्यूडो फोर्स लगाते थे ma, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर दे रहे हैं और हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम पे ही बैठ जाएं तो स्यूडो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये स्यूडो फोर्स लगा दी। अब देखिए हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, आप चाहें तो कैसे भी ब्रेक करके इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करिएगा, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरा ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये हम आपके लिए खुद के लिए छोड़ देते हैं, है ना, खुद से बनाइए इसको और एक्सेलरेशन निकालिए। ये 4 फोर्सेस है, इनका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है, ठीक। दूसरा केस, ये तो ए मिनिमम का केस हो गया। ए मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, बहुत हाई एक्सेलरेशन अगर दे दें, बहुत हाई एक्सेलरेशन दे दें, तो बहुत हाई एक्सेलरेशन दीजिएगा तो ऊपर भागने का टेंडेंसी होगा। तो अगर ऊपर भागने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन तुरंत लग जाएगा नीचे, फ्रिक्शन लग जाएगा किधर, नीचे। तो m नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा m a, और इधर तो नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है और हमारा फ्रिक्शन लग गया इधर, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जब लगा देंगे म्यू इंटू एन, तो यहां के लिए फिर कैलकुलेट करेंगे, यहां के लिए कैलकुलेट करेंगे। लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन कम से कम आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा और स्यूडो फोर्स की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इसमें बस एक डिफिकल्टी ये है कि 4 हमारे पास फोर्सेस हैं और 4 फोर्सेस हैं तो 2 फोर्सेस को हमको ब्रेक करना पड़ेगा और बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन आएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द मास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि आप निकाल पाते हैं या नहीं।